स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। आज की क्लास में हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा आपको पता है कि कल कैबिनेट कमेटी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है जो रामनाथ कोविंद की रिकमेंडेशन आई थी कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है और उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और उस ड्राफ्ट को संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद उस पर वोटिंग होगी, है ना। उसको अन्य राज्यों के पास भेजा जाएगा प्रपोजल के लिए। उसको अगर अन्य राज्य जो स्वीकार करते हैं, उस प्रोसेस को मैं बताऊंगा आपको कि संविधान संशोधन किस तरीके से होता है जब संघात्मक ढांचे में परिवर्तन करने की बात होती है। क्योंकि ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन, ये भारतीय संघात्मक ढांचे में परिवर्तन करने की बात कर रहा है और संघात्मक ढांचे में परिवर्तन के लिए हमें विशेष संशोधन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो कैसे होता है वो संशोधन, उसको भी हम देखेंगे। बहरहाल शीतकालीन सत्र में इसको प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद देखते हैं कि इसको कानूनी अमली जामा पहनाया जा सकता है कि नहीं। फिलहाल हम देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। साथ में ये देखते हैं कि क्या ये देश के अंदर पहली बार है जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है ना। इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं और पिछली सरकारों ने इस संदर्भ में क्या प्रयास किया है, उस बात को भी समझने की यहां कोशिश करेंगे। तो मोटा मोटी हम वन नेशन वन इलेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत हम पहला पढ़ेंगे बैकग्राउंड, है ना। बैकग्राउंड को देखेंगे। इस बैकग्राउंड के अंतर्गत हम देखेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत भारत में कब से होती है ना। इस पर कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं अभी तक, किस तरीके से उन समितियों ने अपनी रिकमेंडेशन दी, उसकी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है, व्हाट इज दिस, है ना, कि है क्या आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या और क्या इसको व्यवहार में लाया जा सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे कि क्या इसको व्यवहार में लाया जा सकता है और अगर लाया जा सकता है तो फिर कैसे लाया जा सकता है। इन दोनों चीजों पर हम बात करेंगे। पहला कि इसको क्या है, क्या इसको व्यवहार में प्रैक्टिकली हम लागू कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इस चीज पे बात करेंगे। फिर हम इसके महत्व पे बात करेंगे कि इसके क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक विकास के लिए इसका क्या योगदान हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर इसमें चुनौतियां तो होंगी ही, क्योंकि कोई भी नया सिस्टम जब आता है तो वो अपने साथ चुनौतियां लेकर आता है। तो इसके सामने आने वाली चुनौतियों की चर्चा करेंगे और क्या उन चुनौतियों का समाधान संभव है। उन चुनौतियों का समाधान अगर संभव है तो समाधान के साथ हम उसके निष्कर्ष की बात करेंगे कि या ये इसमें क्या होना चाहिए। एक ऑप्टिमिस्टिक हम जो है निष्कर्ष बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम चलेंगे। ये आपके एग्जाम के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस के दृष्टिकोण से आपको समझना है चीजों को, फैक्ट से ज्यादा आपको इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो महत्व के अंदर आएंगी कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको और इसके चैलेंजेस को देखना है ना। दो बहुत आवश्यक चीजें हैं इसके अंदर, इसको आपको पढ़ना है। मैं शुरू करता हूं बैकग्राउंड से, किसके, वन नेशन वन इलेक्शन के बैकग्राउंड से। तो मैं यहां नोट करता हूं वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। इसका हम देख रहे हैं बैकग्राउंड या हिंदी में कहें तो पृष्ठभूमि। इसकी शुरुआत करते हैं हम बैकग्राउंड पृष्ठभूमि की। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आजादी के बाद पहला जो आम चुनाव हुआ 1952 में, पहला जनरल इलेक्शन होते हैं। उसके बाद 1957 में जब सेकंड जनरल इलेक्शन होते हैं, 1962 में और 1967 में। ये पहले चार आम चुनावों में आप देखें तो विधानसभा और लोकसभा, यहां लोकसभा और किसके, विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। आजादी के बाद विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। तो लगभग ये वन नेशन वन इलेक्शन ही था। एक बार देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, एक बार मतलब एक साथ हो रहा है ना। जैसे 52 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया, उसी समय देश के विभिन्न राज्यों में महाराष्ट्र हुआ, ठीक है, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रांत हुआ, उस समय उन राज्यों में भी चुनाव हुए, तमिलनाडु हुआ, सभी राज्यों में भी चुनाव हुए। तो राज्य के मुख्यमंत्रियों का चयन भी हुआ और देश के लिए प्रधानमंत्री का भी चयन हुआ। 52 में भी हुआ, 7 में भी हुआ, 62 में भी हुआ, 67 में भी हुआ। ठीक है, तो कहें कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो रहा था कब, इन
पहले 4 चुनाव में। फिर क्या हुआ, ये बंद कैसे हो गया? अब क्या हुआ कि राज्यों में जो है कई बार सरकारें गिरी, बनी सरकारें, कई बार सरकारें भंग हुई, तो जो राज्य की जो सरकारें हैं उनके टेन्योर में फर्क आने लगा। और उनके टेन्योर में फर्क आने लगा कि जैसे कि मान लीजिए 67 का चुनाव हुआ वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल की कोई मुख्यमंत्री था पश्चिम बंगाल का, वो जो है उनकी वेस्ट बंगाल में सरकार चली जाती है किसी वजह से, और फिर नई सरकार बन जाती है, नए तरीके से चुनाव होते हैं। तो मान लीजिए कि उसने 2 साल का टेन्योर पूरा कर लिया था, तो 1967 में मान लीजिए कि सरकार बनती है कहां, किसी राज्य में, राज्य का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, किसी राज्य में सरकार बनती है, 1969 तक वो राज्य सरकार भंग हो जाती है ना, या राज्य सरकार खंडित हो जाती है किसी प्रकार से। 1970 में मान लीजिए 1 साल बाद वहां चुनाव होते हैं, री इलेक्शन होता है, चुनाव होते हैं, और आपको पता है कि जो चुनाव होंगे तो चुनाव होने के अगले 5 साल के लिए वहां पर जो है मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। तो फिर मान लीजिए मुख्यमंत्री का मतलब सरकार का चुनाव होगा, तो 1975 तक ये जो है वो वहां पर वो सरकार होती है किसी पार्टी की, कोई मुख्यमंत्री होता है। तो ये देखिए इस तरीके से क्या हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन आ गया। अब क्या होगा कि 1967 के बाद आम चुनाव कब होंगे, 1972 में होंगे, फिर कब होंगे, 1977 में होंगे, फिर 83 में होंगे। लेकिन यहां क्या हो गया, ये देखिए यहां तो 75 में चुनाव हुआ, अब इसका चुनाव कब होगा, 1980 में होगा। तो अब ये जो सिंक्रोनाइजेशन था राज्यों और केंद्रों के बीच में, ये टूट गया है ना, निश्चित तौर पे टूट जाएगा। जब राज्यों में सरकारें गिरेंगी और नई सरकार बनेगी, तो नई सरकार 5 साल के लिए बनेगी, तो जब 5 साल के लिए सरकार बनेगी तो फिर वो केंद्र की सरकार से सिंक्रोनाइजेशन कैसे बना पाएगी, है ना। या तो ये हो कि जो नई सरकार बन रही है वो उसी समय के लिए बने जो रिमेनिंग टाइम है, जैसे 2 साल अगर किसी राज्य में कोई सरकार चली, राज्य सरकार चली, और वो 2 साल बाद खत्म हो गई, तो अगली जो सरकार बने वो बचे हुए 3 सालों के लिए बने, तब ये सिंक्रोनाइजेशन बना रहता, सिंक्रोनाइजेशन। लेकिन वो हो नहीं पाया, इसलिए जो है वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये सिंक्रोनाइजेशन टूट गया। अब सरकार क्या कर रही है कि इस सिंक्रोनाइजेशन को वापस स्थापित करने की कोशिश कर रही है ना। तो ये जो है बहुत ही सराहनीय कदम होगा। क्यों सराहनीय कदम, इसलिए होगा, इसमें सरकार ने एक कदम बढ़ के बात की है। तो वन नेशन वन इलेक्शन में जो रिकमेंडेशन आई है हमारी, रामनाथ कोविंद जी की जो समिति है उसने रिकमेंडेशन दी है, उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो 2 फेज में कंडक्ट कराएंगे हम, फेज 1 होगा और फेज 2 होगा, 2 फेज में कंडक्ट कराएंगे। पहले फेज में जो है लोकसभा प्लस विधानसभा के चुनाव होंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किए जाएंगे, और फेज 2 में जो है वो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव होंगे, लोकल गवर्नमेंट के चुनाव होंगे जो आपको पता है स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा किए जाएंगे। और इसमें जो वोटर होंगे, वोटर लिस्ट होगी वो भी कॉमन होगी। अभी क्या होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी अलग वोटर लिस्ट बनाता है, नेशनल इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय चुनाव आयोग वो अपनी अलग वोटर लिस्ट बनाता है। तो विधानसभा और लोकसभा के लिए वोटर लिस्ट अलग होती है, और लोकल गवर्नमेंट के लिए, पंचायतों के चुनावों के लिए, नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए वोटर लिस्ट अलग होती है। तो कहीं ना कहीं ये दो वोटर लिस्ट होती है, और ये डबल खर्चा होता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वोटर लिस्ट है वो एक बार बनेगी, निश्चित तौर पर राज्य सरकार जो वोटर लिस्ट बना लेगी, जो इस नेशनल इलेक्शन कमीशन जो वोटर लिस्ट बना लेगा, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर लोकल गवर्नमेंट के चुनाव भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो 2 फेज में चुनाव होंगे, और ये जो फेज में चुनाव होंगे मतलब ये है कि पहली बार इनके चुनाव होंगे, और इसके 100 दिन बाद जो है पहले जो चुनाव हो जाएंगे उसके 100 डेज बाद, उसके 100 दिनों बाद, 100 डेज के बाद जो है किसके चुनाव होंगे, लोकल गवर्नमेंट के चुनाव होंगे। पहले फेज 1 में इनके चुनाव हो जाएंगे। फेज 1 के जो चुनाव हैं वो कई चरणों में होंगे, ऐसा नहीं कि फेज 1 में मतलब एक ही दिन में सारे चुनाव हो गए भारत के अंदर, ऐसा नहीं होगा, हो सकता है वो 9-10 चरणों में हो। तो फेज 1 के भी सब चरण हो सकते हैं। फेज 1 का मतलब इस फेज से है कि पहले नेशनल लेवल के और राज्य सरकार के चुनाव होंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के, उसके बाद जो है स्थानीय सरकारों के चुनाव होंगे। ये इसमें बात की गई है। ये जो चीज है ना, ये पहले नहीं थी, ये यूनिकनेस है वन नेशन वन इलेक्शन की। तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्या हो रहा है कि एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है लोकसभा, विधानसभा और लोकल गवर्नमेंट में, क्योंकि विकास जो है वो केंद्र से राज्य और राज्य से ग्राम स्तर पर नहीं होता, बल्कि विकास जो है, गांधी कहते हैं कि गांव के विकास से जिले का विकास सुनिश्चित होता है, जिले के विकास से प्रदेश का विकास सुनिश्चित होता है, और प्रदेश के विकास से देश का विकास सुनिश्चित होता है। आज हम जो है हमारे विकास की उल्टी धारा जो
ऊपर से नीचे की तरफ हम विकास की प्रक्रिया को चला रहे थे, उसको हम रिवर्स करके नीचे से ऊपर की विकास की प्रक्रिया को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नीति आयोग का कंसेप्ट है और यही सहयोगात्मक संघवाद का कंसेप्ट है और यही जो है हमें वन नेशन वन इलेक्शन में होता दिखाई दे रहा है, जहां सरकारें 5 साल तक एक दूसरे के साथ सिंक्रनाइज रहेंगी और एक दूसरे के सहयोग के लिए हमें काम करती हुई दिखाई देंगी। बहुत ही क्रांतिकारी चीज है, बहुत शानदार कदम उठाया गया है देश के लिए सरकार के द्वारा, है ना, कहा जा सकता है। अब दूसरी चीज इसमें हम समझते हैं कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या, वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या। तो मैंने जो आपको पहले बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन का वर्तमान में जो मतलब है वो है कि लोकसभा, विधानसभा और लोकल गवर्नमेंट के चुनावों को एक साथ कराना, यह है वन नेशन वन इलेक्शन। लोकसभा आप जानते ही है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है जिसको सांसद कहते हैं। विधानसभा में मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली एमएलए का चुनाव होता है जिसको विधायक कहते हैं। ये लोग जो है चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं और एमपी जो लोग हैं ये लोग जो है प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। स्थानीय सरकार में आपको पता ही है नगर पालिका पंचायतों के, नगर पंचायतों के चुनाव इसमें कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के सिंक्रोनाइजेशन की बात है किसमें, नगर वन नेशन वन इलेक्शन में। अब क्या कहा गया है इसमें क्या कहा गया है कि भाई मान लीजिए आपने, अच्छा ये एक चीज मैं बता दूं कि ये जो है 2029 से लोकसभा के इलेक्शन के साथ सभी राज्यों के चुनाव होंगे, सभी राज्यों के चुनाव होंगे, ऐसा इस रिकमेंडेशन में कहा गया है, जिसका ड्राफ्ट तैयार होगा और इसको संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। फिर आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि 2029 से सभी राज्य लोकसभा के साथ सभी राज्यों के चुनाव होंगे, तो मान लीजिए कोई 2028 में सरकार बनी है किसी राज्य में, है ना, किसी भी पार्टी की बनी है XYZ की, तो क्या 2029 में वो भंग हो जाएगी? निश्चित तौर पे वो भंग हो जाएगी। और इसमें यह कहा गया है कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मध्य प्रदेश की सरकार का। तो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं वो हुए हैं 2023 के अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए हैं। अब 2023 के अंदर मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, अगले चुनाव कब होंगे? 2028 में होंगे। तो भाई अगर मध्य प्रदेश में 2028 में अगले चुनाव होंगे तो क्या मुख्यमंत्री एक साल के लिए बनेगा? क्योंकि 2029 में तो लोकसभा के साथ सभी राज्यों के चुनाव फिर से होने हैं। तो कहा नहीं बनेगा, ये 2023 में जो चुनाव हुए ना इनके टेन्योर को खींच के 2029 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाएगा, एक साल के आसपास, नए चुनाव नहीं कराएंगे, ठीक है। लेकिन जहां 2026 में चुनाव हो गए या 2025 में चुनाव होने हैं वहां चुनाव कराए जाएंगे और उनके जो टेन्योर को 4 साल का रखा जाएगा। उनका टेन्योर जहां 2026 में चुनाव संपन्न होने हैं तो वहां का जो मुख्यमंत्री बनेगा वो पहले ही बता दिया जाएगा कि आप 3 साल के लिए मुख्यमंत्री हो, क्योंकि आपके राज्य में फिर से 2029 में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो राज्य सरकारें हैं वो अगर 1 साल से कम की अवधि बची हुई है तो री इलेक्शन ना हो, उनके टेन्योर को एक्सटेंड किया जाए, और अगर 2 साल से ज्यादा की अवधि अगर बची हुई है तो कहीं ना कहीं री इलेक्शन इलेक्शन वहां पे कंडक्ट किया जाए, कराया जाए। बट वो जो इलेक्शन है वो 2029 के समय अपने आप उतने ही समय के लिए सरकार चुनी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। पहला तो ये, तो इससे क्या होगा, इससे सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि मान लीजिए कि 2029 तक सभी चुनाव एक साथ हो गए, सभी चुनाव एक साथ, ठीक है, हो गए, 2029 तक सारे चुनाव एक साथ हो गए। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई जो ऐसा सिस्टम तो तब भी था, तब मतलब, एक सेकेंड, ऐसा जो सिस्टम था, ऐसा सिस्टम तो आजादी के बाद भी था, लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन टूट गया, है ना, एक देश एक चुनाव का। अभी सिंक्रोनाइजेशन टूट गया तो कहा नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि अभी कहा कि राज्य सरकार अगर भंग होती है तो बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनी जाएगी, बचे हुए कार्यकाल के लिए ही चुनी जाएगी। राज्यसभा भंग होती है,
राज्य सरकार अगर भंग होती है तो वो बचे हुए टेन्योर के लिए चुनी जाएगी। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए 2029 में चुनाव हो गए, ठीक है, सभी राज्यों में एक साथ चुनाव हो गए, मध्य प्रदेश का एग्जांपल ले लीजिए, मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो गए, 2032 में जाके मान लीजिए कुछ घटना घट गई और यहां की सरकार गिर गई, री इलेक्शन हुए, तो ये जो री इलेक्शन होंगे वो 2000, जो नए मुख्यमंत्री जी होंगे वो 2034 तक के लिए होंगे। 2034 में फिर से लोकसभा के चुनाव के साथ जो है विधानसभा का चुनाव कंडक्ट किया जाएगा, ऐसा कह दिया गया है। स्थानीय सरकारों में ये नियम ऑलरेडी है। तो लोकसभा का, विधानसभा का और स्थानीय सरकारों का जो सिंक्रोनाइजेशन है, आपसी सिंक्रोनाइजेशन, वो कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि सारे के सारे जो चुनाव है वो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए, अगर भंग होती है तो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए ही जो है आगे सरकारें चुनी जाएगी, ताकि ये सिंक्रोनाइजेशन जो है वो टूट ना सके, है ना। तो ये जो है मोटा मोटी हम कह रहे हैं कि इसको कैसे व्यवहार में लाएंगे, लाया जा सकता है कि नहीं। तो निश्चित तौर पे हम कह रहे हैं कि इसको व्यवहार में ला सकते हैं, लाया जा सकता है। थोड़े हमें परिवर्तन करने पड़ेंगे, और वो परिवर्तन किस रूप में करने पड़ेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान के आर्टिकल नंबर 83, आर्टिकल नंबर 85, आर्टिकल नंबर 172, आर्टिकल नंबर 174 में मुख्य रूप से संशोधन करना पड़ेगा, जहां ये लिखा हुआ है कि जो सरकारें हैं 5 वर्ष के लिए चुनी जाएंगी, है ना, और मेंबर के कार्यकाल के बारे में लिखा हुआ है, तो उनमें परिवर्तन किए जाने चाहिए, करने होंगे। और इसके साथ ही कुछ और संशोधन करने पड़ेंगे संविधान में, मुख्य रूप से ये संशोधन करने पड़ेंगे कि जो सरकारें हैं वो बचे हुए टाइम पीरियड के लिए चुनी जाएंगी 5 वर्षों के, है ना, क्योंकि अभी यहां लिखा है कि 5 वर्षों के लिए चुनी जाएंगी। तो यहां हमें संशोधन के माध्यम से हम बहुत आसानी से इस चीज को कानूनी अमली जामा पहना के लागू करा सकते हैं, इसमें कोई बहुत दुविधा वाली बात नहीं है। चुनौती कहां आएगी, चुनौती कहां आएगी, तो अगर हम देखें ये जो बिल है जो लेके आया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन का, ये संघवाद से संबंधित है, क्योंकि चुनाव क्या है, देश के संघीय ढांचे से संबंधित है, या हम कहें कि संघीय ढांचे से, संघवाद से या संघीय ढांचे से संबंधित है। क्या, वन नेशन वन इलेक्शन। तो जब संघीय ढांचे और संघवाद से संबंधित है कौन, वन नेशन वन इलेक्शन, तो निश्चित तौर पे इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। इससे संशोधन कराने के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन को कानूनी जामा पहनाने के लिए हमें आर्टिकल 368 के अंदर संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन विशेष बहुमत के माध्यम से करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्य सरकारों की सहमति भी चाहिए होगी। राज्य विधानसभा की मंजूरी के बाद ही क्या होगा, यह बिल पारित हो सकता है, ऐसा। तो आप देखें कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो कोई एक पार्टी उसको लागू नहीं करा सकती जब तक सारी राजनीतिक पार्टियां या ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां इस बात का समर्थन नहीं करती कि हम देश के अंदर एक चुनाव चाहते हैं, एक देश के अंदर हम एक चुनाव चाहते हैं, एक साथ चुनाव चाहते हैं। तब तक इसको कानूनी जामा पहनाया जाना बहुत कठिन है। 14 से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए, मतलब 15 स्टेट कम से कम इसको मंजूरी दे, ठीक है। और विशेष बहुमत से पारित होना, विशेष बहुमत से पारित होने के लिए पसीने छूट जाते हैं भाई साहब। क्यों छूट जाते हैं, इधर समझ लीजिए। विशेष बहुमत से पारित होना मतलब अभी विधानसभा में, सॉरी, लोकसभा में हमारी सीट है 543, ठीक है, 543 सीटें हैं। अब 543 सीटों में से आप देखिए, आपको कम से कम 273 सीट चाहिए, 50% सीट है, 273 मतलब 50% प्लस एक सीट चाहिए आपको विशेष बहुमत को पारित कराने के लिए। पहली शर्त है, शर्तें लिख रहा हूं मैं, क्या क्या शर्त है, मैं बोल रहा हूं ना कि विशेष बहुमत बहुत चैलेंजिंग होता है, इसको पास कराना आसान नहीं है, और विशेष बहुमत से के साथ आधे राज्यों की मंजूरी वाला प्रोविजन अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत ही ये डिफिकल्ट बन जाती है पूरी प्रक्रिया। तो पहली कंडीशन क्या चाहिए आपको, 50% प्लस एक वोट चाहिए कम से कम, मतलब 273 वोट आपके फेवर में पड़ने चाहिए आपके बिल के। इतना ही नहीं, उपस्थित एवं मत देने वाले लोगों का 2/3 से अधिक,
या कम से कम 2/3 उपस्थित और मत देने वाले लोगों का 2/3। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए विधानसभा उस दिन जो है लोकसभा में हमने एक कंडीशन को फॉलो कर लिया कि 273 जो वोटें हैं हमारे फेवर में पड़ गए, लेकिन मान लीजिए कि उस दिन जो 543 के 543 मेंबर प्रेजेंट थे, तो 543 का 2/3 तो 273 होता नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी काम नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये वाली जो दूसरी कंडीशन है ये आपसे कह रही है कि 543 मेंबर का 2/3 तो चाहिए चाहिए भाई। तो 543 का 2/3 मतलब 370 या 60 के आसपास होता है, वो नंबर देख लो आप कितना, 360, हाँ 360-70 के आसपास जो भी होगा, इतने मेंबर तो चाहिए ही चाहिए भाई। इससे कम में जो है आपका बिल पास नहीं हो सकता। तो मान ये क्या बीजेपी अकेले के पास या एनडीए उनके गठबंधन के पास इतनी ताकत है कि वो 370 वोट पड़वा ले एक तरफ? जब तक दूसरी विपक्षी पार्टियों का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक यह बिल पारित हो ही नहीं सकता। और फिर देखो, फिर आज 15 राज्य, क्या 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है वर्तमान में? तो फिर ये कंडीशन है ना। तो कहीं ना कहीं ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है इसको लागू कराना आसान नहीं है, और इसको लागू कराया जा सकता है, ये बहुत अच्छा है, देश हित में है, देश के फेवर में है। लेकिन जब तक सभी राजनीतिक पार्टियां या कम से कम कहें कि ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां एक साथ नहीं आती है, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस बिल को पास कराया जा सकता है। अगर ये बिल आ भी गया, ड्राफ्ट बन भी गया, तो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में फेल होने की इसकी पूरी संभावना दिखती है, क्योंकि अभी पार्टियां उस तरीके से समर्थन करती हुई नहीं दिख रही हैं। रामनाथ कोविंद जी द्वारा 60 से अधिक पार्टियों को जो है प्रपोजल भेजा गया था वन इलेक्शन वन नेशन पर चर्चा करने के लिए। उसमें से 47 पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया वन नेशन वन इलेक्शन में, और मेरे ख्याल से शायद 30 से 35 पार्टियां जो थी वो इसका समर्थन करती हुई दिखाई दी, बाकी पार्टियों ने इसका समर्थन नहीं किया। पर वो जो 30-35 पार्टियां थी वो बहुत ही 2-3 पार्टियों को हटा दे तो बहुत सामान्य पार्टियां थी, जिनके पास एक भी सीट नहीं, कही तो ऐसी पार्टियां थी। तो ऐसे में जब तक बड़े विपक्षी दल मुख्य रूप से कांग्रेस अगर इसका समर्थन नहीं करती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये व्यवहार में आ पाएगा। खैर, अच्छा प्रयास है सरकार का है ना, देखते हैं क्या होता है। तो हमने चर्चा की वन नेशन वन इलेक्शन की, है ना, हमने देख लिया कि कब कब कुछ क्या हुआ था, हाँ ठीक है ना, यहां तक बात की। अब हम देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का महत्व क्या है। तो इसके इंपॉर्टेंस को देखें, वन नेशन वन इलेक्शन के महत्व को। तो सबसे पहला जो इसका महत्व है, ये देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास में एक क्रांति ला सकता है। क्यों ला सकता है? क्योंकि ये राज्यों या कहें कि सरकारों के बीच एक सामंजस्य को स्थापित करता है। और कौन सी सरकारों के बीच? यहां वही केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इनके बीच एक सामंजस्य को स्थापित करता है। एक देश एक चुनाव, 5 सालों का चुनाव, 5 सालों के लिए जो चुनी जाती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार, उनका जो टाइम पीरियड है वो एक जैसा होगा, एक जैसी नीतियों को वो लागू कर पाएंगे, उन पर चुनावी दबाव नहीं होगा, चुनाव लड़ने के लिए प्रेशर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जो है पार्टियां स्थानीय स्तर से लेकर केंद्र तक विकास पर ध्यान देगी, देश पर ध्यान देगी, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास संभव हो पाएगा। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व ये निकल के आता है। दूसरे इसके महत्व की बात करें तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक संसाधनों का सदुपयोग संभव है, इससे सदुपयोग संभव है। देखिए इस बात को समझिए, यहां पर आर्थिक संसाधनों का सदुपयोग दोनों का हो पाएगा। एक तो भारत सरकार का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बोल दीजिए, या राजनीतिक दलों का बोल दीजिए, दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है, दोनों फायदे में रहेंगे, राजनीतिक दल भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और अल्टीमेटली देश को फायदा होगा, क्योंकि धन जो है देश का है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी का या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। कैसे फायदा होगा? जब देश के अंदर बार बार चुनाव होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दबाव बनता है, और उस दबाव के चलते वो दबाव आर्थिक भी होता है, कई बार प्रशासनिक मशीनरी का यूज करते हुए प्रशासनिक जो है दिक्कतें पैदा होती हैं, प्रशासन अपना काम सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाता है, इलेक्शन में लगा रहता है, देश हमेशा इलेक्शन के मोड में रहता है, खर्चे बहुत होते हैं, है ना। जब एक साथ चुनाव होगा तो इलेक्शन कमीशन के जो खर्चे हैं वो कम से कम होंगे, क्योंकि एक बार में देश के सारे चुनावों को निपटा दिया जाएगा।
है ना, तो कुल मिला के खर्चे कम होंगे, ये व्यवहारिक बात है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा, राजनीतिक पार्टी। अब देखिए कि राजनीतिक पार्टी, मध्य प्रदेश में मान लीजिए चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस यहां मान लीजिए फाइट कर रही है, नेशनल लेवल पे भी बीजेपी कांग्रेस फाइट कर रही है। तो जब बीजेपी और कांग्रेस अपनी प्रचार सामग्री का यूज करेगी तो वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के लिए या अपने एमपी के कैंडिडेट के लिए भी वही चुनाव सामग्री का उपयोग कर पाएंगे जो विधानसभा के कैंडिडेट के लिए। मतलब डबल चुनाव सामग्री का जो इस्तेमाल होता है और जो संसाधनों का वेस्ट होता है ना, यहां आर्थिक संसाधनों की बात नहीं है, यहां पर्यावरण के कंटेक्स्ट में भी देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस मात्रा में आर्थिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। प्रकृति के संसाधनों से वो चीजें बन रही हैं, प्राकृतिक संसाधनों से वो चीजें बन रही हैं, जिस तरीके की चीजें हम चुनाव प्रचार में यूज करते हैं, तो वो भी एक अनावश्यक जो दबाव है राजनीतिक पार्टियों पर पड़ता है वो कम हो पाएगा। तो कुल मिला के ओवरऑल जो है आर्थिक संसाधनों का जो है सदुपयोग इससे संभव हो पाएगा। अगला हम इसमें देख सकते हैं इसके महत्व के रूप में कि जो प्रशासनिक है, प्रशासनिक गतिशीलता में वृद्धि होगी। प्रशासनिक गतिशीलता में वृद्धि होगी, है ना। प्रशासनिक गतिशीलता में वृद्धि क्यों होगी कि मैं जैसे आपको भी बता रहा था कि हमारा जो देश है वो लगभग हर साल चुनावी प्रक्रियाओं से गुजरता रहता है। तो उन चुनावी प्रक्रियाओं से गुजरने के कारण जो है प्रशासन की बहुत सारी जो मशीनरी है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो चुनाव में लग जाते हैं। तो उनके चुनाव में लग जाने के कारण विकास पर ध्यान कम दिया जाता है। आपको पता ही है कि जैसे ही राज्य में चुनाव होते हैं तो राज्य की जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, राज्य के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको चुनाव में संलग्न किया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक गतिविधियां बाधित होती हैं। तो अब एक देश के अंदर एक बार चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक गतिशीलता आएगी जो देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी विकासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। फिर एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट महत्व हो सकता है इसका, वो है कि एक देश एक चुनाव का एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि राष्ट्रहित जो है वो अब सर्वोपरि होंगे, सर्वोपरि, ना कि सत्ता। राष्ट्रहित सर्वोपरि होंगे ना कि सत्ता। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक देश एक चुनाव में क्या होगा कि अभी चुनाव के मोड में सरकार रहती है। जैसे अभी वर्तमान में देखिए केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। अभी पीएम मोदी जाके हरियाणा में रैलियां कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जाके रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह जो है वहां जाके रैलियां कर रहे हैं, या राजनाथ सिंह रैलियां कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी कार्यक्रमों के कारण जो है इनका जो विकास है वो टेम्पर्ड होता है, बाधित होता है निश्चित तौर पे, क्योंकि व्यक्ति की क्षमताएं तो सीमित है। वही व्यक्ति जो है वहां सिस्टम में बैठ के काम करना चाहिए था, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उसको नीतियां बनानी चाहिए थी, नीति का क्रियान्वयन करना चाहिए था। उस समय वो उन जैसे 5 साल का टेन्योर, तो उन 5 सालों में वो 2.5 साल जो है चुनावी गतिविधियों में ही संलग्न रहता है, कहां जीतना है, कहां क्या करना है। तो निश्चित तौर पे वो जो है देश के लिए उतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता जितना कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपनी पार्टी की सरकार अन्य राज्य में स्थापित करने के लिए काम करता है। तो ऐसे में उसके लिए पार्टी के हित सर्वोपरि होते हैं ना राष्ट्र के। लेकिन जब एक बार चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे उन लोगों के लिए देश के हित सर्वोपरि होंगे, क्योंकि वो चुनावी माया जाल में बार बार नहीं फंसे रहेंगे, जिससे विकास भी बाधित नहीं होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं कहें कि राष्ट्र हित उसके सर्वोपरि हो जाएंगे, ना कि उसके लिए सत्ता सर्वोपरि होगी, है ना। राष्ट्र हित में वो काम करेगा, हम ऐसा कह सकते हैं। एक और चीज है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको बोलते हैं आदर्श आचार संहिता, है ना, आचार संहिता। तो देखिए जब जब आचार संहिता लगती है तो आपको पता है कि राज्य के अंदर बहुत सारी गतिविधियों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, लगा दिया जाता है, नई परियोजनाएं चालू नहीं कर सकते, कोई घोषणा नहीं करते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्यों के अंदर विकास बाधित होता है। अब जब साल में एक ही बार चुनाव होंगे, साल में नहीं 5 सालों में एक बार चुनाव होंगे, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की समस्या नहीं आएगी, जिससे हमारा विकास, देश का विकास बाधित नहीं होगा, है ना। यहां राष्ट्रहित सर्वोपरि होगा, आप इस बात को समझ गए होंगे, सत्ता नहीं होगी क्योंकि एक बार चुनाव हो रहे हैं, तो लोग ध्यान देंगे काम करने पे, है ना। ये हम कह सकते हैं। फिर ऐसा कहा जाता है, इसके और महत्व को देखें, इसके महत्व को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, इसके महत्व को और इसके अन्य महत्व को देखें तो कहते हैं कि जहां सरकार स्थायी होती है वहां आर्थिक विकास होता है, और जहां आर्थिक विकास होता है वहां निवेश में जबरदस्त वृद्धि होती है। तो देश के अंदर निवेश में वृद्धि होगी, जिससे देश का आर्थिक विकास संभव होगा, और जब आर्थिक विकास होता है तो उसी से संबंधित होता है सामाजिक विकास, है ना, और उसी सामाजिक विकास से निकल के आता है राजनीतिक विकास, है ना। तो कह सकते हैं कि निवेश में वृद्धि होगी, निवेश में वृद्धि होने के कारण आर्थिक विकास होगा, जिसके कारण सामाजिक विकास होगा, और जिसके कारण राजनीतिक विकास होगा। इसलिए जो है एक देश एक चुनाव एक बेहतर कंसेप्ट माना जाता है। इसके अलावा जो है
जब देश में बार बार जब चुनाव होते हैं तो मतदाता भी कहता है कि ठीक है, अब हर 6 महीने साल भर में चुनाव है, देश तो चुनाव की जोन में चला जाता है। जब एक बार चुनाव होंगे 5 वर्षों में, तो मतदाता भी इंटरेस्ट लेगा और उसको त्योहार की तरह, फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करेगा। तो मतदाता की मतदाता क्या लिख सकते हैं इसको, मतदाता के की भागीदारी में वृद्धि हो सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। हो सकती है मतदाता की भागीदारी में वृद्धि हो सकती है। देखिए सारी चीजें अजम्पशन पे चलती हैं, हम कह रहे हैं इसके ये महत्व हो सकते हैं, होंगे कि नहीं होंगे ये जब ग्राउंड पर चीजें आएंगी, जब वन नेशन वन इलेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा ग्राउंड पर, तब पता चलेंगी। अभी जो महत्व है वो भी एक संभावनाओं पे चलेंगे, और जो आलोचनाएं हैं, जो क्रिटिक्स है उसका, वो भी संभावनाओं पे चलेगा। हम संभावना देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है ना, मतदाता भागीदारी में वृद्धि हो सकती है। और मतदाता भागीदारी में निश्चित तौर पे ये हमें दिमाग से सोचना पड़ेगा कि वृद्धि होगी कि नहीं, है ना। आप जब खुद सोचिए कि 5 सालों में आपको एक बार वोट देने का मौका मिलेगा, तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर वोट देंगे, और आप बोलेंगे कि यार एक ही बार में जो है ना, मैं चीफ मिनिस्टर अपने एमएलए के लिए भी वोट कर दूंगा और अपने एमपी के लिए भी वोट कर दूंगा, प्रधानमंत्री के लिए भी, मतलब राज्य के और देश के चुनाव के लिए एक साथ वोट कर दूंगा, तो मुझे 2-2 बार जाने की जरूरत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में जो है वो हमें वृद्धि नजर आएगी, मतलब भागीदारी में वृद्धि, मतलब वोटिंग परसेंटेज में भी हमें वृद्धि नजर आती है। तो इसकी ये कुछ जो है पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, और इन सब को देखते हुए कहें कि, तो हम कहें कि हम देश में एक विकास की तरफ कदम बढ़ाते हुए हम दिखेंगे, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है किसी भी देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है, और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति में वृद्धि करने की पुरजोर क्षमता रखता है अपने पास, और इस क्षमता का उपयोग देश अपने विकास के लिए कर सकता है, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से तो लगता है। कुछ चुनौतियां हैं इसके सामने, उन चुनौतियों को देखते हैं कि इसके सामने क्या चैलेंजेस हैं, है ना। इसके सामने आने वाले चैलेंजेस को देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं वन नेशन वन इलेक्शन के सामने। तो इसके सामने पहली जो चुनौती है वो लोकतांत्रिक मूल्यों से संबंधित चुनौती मानी जाती है। लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन होगा, ऐसा कहा जा रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन होगा, ऐसा कहा जा रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन का मतलब है कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें असली शक्ति जो है लोगों के हाथ में होती है। लेकिन लोग जब किसी सरकार को चुनकर 5 साल के लिए सिस्टम में बिठा देंगे, ना उनके पास कोई फीडबैक देने का सिस्टम होगा, ना उनको उस सरकार को कोई हटाने का सिस्टम होगा, ना उनको उन 5 वर्षों में अब वोट देने का कोई राइट होगा। तो ऐसे में हो सकता है, एक संभावना है कि हमारे जो वोट की वैल्यू है, या फिर जो लोगों की वैल्यू है, वो उतनी नहीं रहेगी। वोट की वैल्यू तो है क्योंकि वोट ने तो बनाया, जो लोग हैं, जो आम जनता है, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि 5 सालों तक आप सिस्टम को नहीं हिला सकते। आपने ही चुन के भेजा है, आपने जो सिस्टम में लोग बिठाए हैं वो 5 सालों तक नहीं बदले जा सकते, ना आप उनको तुम फीडबैक दे सकते हो, ना उनको तुम बदल सकते हो। तो एक बहुत बड़ी ये चुनौती देखने को मिलती है। अभी क्या होता था कि अभी केंद्र में जैसे बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, आने वाले समय महाराष्ट्र में चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, वेस्ट बंगाल में चुनाव होंगे। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो केंद्र सरकार में भी पोलाइट होकर थोड़ा सा सभी चीजों को ध्यान में रख के काम करती थी। लेकिन एक बार जब चुनाव होंगे तो उनको डर ही नहीं रहेगा, बन गए तो बन गए, अब कौन हटाएगा हमें। एक इससे तानाशाही की संभावना यहां से निकल के आती है। तो एक कहीं ना कहीं ये चुनौती हमें नजर आती है। दूसरी चुनौती हमें यहां दिखती है संघवाद के रूप में। संघवाद कमजोर होगा, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए संघवाद क्या होता है, जहां राज्य और केंद्रों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, उसको हम संघवाद कहते हैं। कहा जा रहा है कि जब एक साथ चुनाव होंगे तो जो केंद्रीय मुद्दे हैं उन पर इलेक्शन होगा, केंद्रीय मुद्दों पर इलेक्शन होगा, जिससे केंद्रीय मुद्दों पर इलेक्शन होगा, जिससे क्या होगा, स्थानीय मुद्दे जो है वो कमजोर हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के केंद्रीय मुद्दों को बल मिलेगा, जिसके कारण स्थानीय मुद्दे जो है कमजोर होते हुए हमें नजर आएंगे, जिससे अल्टीमेटली संघवाद कमजोर होगा। क्योंकि ये जो है संघ को मजबूत करने जैसा एकात्मक संघवाद की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मुद्दे मजबूत हो रहे हैं और स्थानीय मुद्दे कमजोर हो रहे हैं, ऐसा एक एलिगेशन है। बट ये एलिगेशन मुझे उतना तार्किक और लॉजिकल नहीं लगता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी
की सरकार नहीं बनती है, कांग्रेस सरकार बनाती हुई हमें दिखती है। मध्य प्रदेश के उस चुनाव में स्पष्ट बहुमत तो कांग्रेस को भी नहीं मिलता, लेकिन 114 सीट शायद वो लेके आती है उस समय, और 116 में शायद मेजोरिटी उसको हासिल हो जानी थी, 116 में हो जानी थी, है ना। तो कुछ निर्दलियों के साथ वो सरकार बनाती है और बना लेती है। उसके 6 महीने बाद ही राज्यों में लोकसभा के चुनाव होते हैं। ये हो गए विधानसभा के चुनाव, जहां कांग्रेस की पार्टी की सरकार 2018 में बन जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। उसके 6 महीने बाद चुनाव होते हैं, कहां पर, वहीं पे लोकसभा के चुनाव होते हैं, और मध्य प्रदेश की जो 29 सीटें हैं उस पर इलेक्शन होता है, और 29 में से यकीन मानिए 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती है और 1 सीट कांग्रेस को मिलती है। तो ये इस बात को दिखाने की कोशिश करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ का ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी उस समय कांग्रेस की सरकार आती है, और कहें राजस्थान में भी उस समय कांग्रेस की सरकार आती है। तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, राज्य के स्तर पर देखें तो तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। उसके 6 महीने बाद लोकसभा के इलेक्शन में बुरी तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है तीनों राज्यों में। तो मुझे लगता है कि लोगों को, मतदाताओं को केंद्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दों में फर्क आने लगा है। अब जो मतदाता है वो समझदार हो गया है, और वो अपने मुद्दों को सेपरेट कर पा रहा है। वो केंद्र के मुद्दों, केंद्र के लेवल पर राजनीति क्या होती है, क्या चीजें जरूरी हैं उनको, और स्थानीय स्तर पर उसको क्या चाहिए, उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमें चुनाव के परिणाम बताते हैं। अभी 2024 के चुनाव में भी आप देखेंगे तो इस तरीके की कई सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि संघवाद कमजोर होगा, ये एक एलिगेशन है, मैंने आपको बताया शायद नहीं होगा। ठीक है, फिर एक है यहां पर एक चुनौती है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब मैं कहता हूं चुनौतियों में ये असल चुनौती है और सबसे बड़ी चुनौती है। ये वाली चुनौती भी मुझे बड़ी लगती है, ये नहीं लगती है, ये चुनौती मुझे बहुत बड़ी लगती है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या मैं कहूं कि चुनाव संपन्न होंगे कैसे। विविधतापूर्ण भारत, विविध मैं कह रहा हूं चुनाव संपन्न होंगे कैसे विविधता से भरे भारत में। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जहां हमें अरुणाचल की आखिरी लास्ट मील वोटर के लिए भी वोटिंग की व्यवस्था उपलब्ध करानी पड़ती है ना। ऐसे में पूरे देश के अंदर चुनाव संचालित कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। किसके सामने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। उसको अपनी प्रशासनिक क्षमताओं को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, साथ में उसको उसकी तकनीकी क्षमताओं को, उसकी अवसंरचना को भी बेहतर करना पड़ेगा, उसका विकास करना पड़ेगा, तब ये चीज संभव हो पाएगी। चुनौती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका समाधान नहीं किया जा सकता। चुनौती है तो निश्चित तौर पे समाधान किया जा सकता है ना। तो इसका समाधान कैसे होगा, ये चैलेंज है। किस तरीके से हमें अवसंरचना, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव कराएगा एक साथ, तो उसको ज्यादा वीवीपैट वोटिंग मशीन की आवश्यकता होगी एक ही समय में। अब ज्यादा वीवीपैट और वोटिंग मशीन की आवश्यकता होती है तो वोटिंग मशीन की एक कैपेसिटी होती है कि कितनी वोट स्टोर कर सकता है। ठीक है, और इतनी सारे वोट एक साथ पड़ेंगे देश के अंदर, जब 140 करोड़ की हमारी आबादी है, उसमें 1 करोड़ हम वोटर हैं, तो उसमें इतनी सारी वोटिंग मशीनों की व्यवस्था करने के बाद मान लीजिए आपने व्यवस्था भी कर ली, सब कुछ हो गया, वोट भी पड़वा लिए, अब उनका सुरक्षित भंडारण करना कि टेम्पर्ड ना हो चुनाव। असल तो यही है ना चुनाव की, चीटिंग ना हो चुनाव में, जिसको वोट पड़ा है, जिसको लोगों ने चुना है, वही स्पष्ट रूप से सामने आए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि सुरक्षित भंडारण भी हो मशीनों का। इस संबंध में एक चुनौती है, लेकिन इसको भी मैनेज किया जा सकता है, काउंटर किया जा सकता है ना। एक जो चुनौती मुझे देखने को मिलती है, मैं अगर बोलूं उसको, तो चैलेंजेस में हम देखें तो एक जो चुनौती है वो इसको फीडबैक सिस्टम कमजोर होगा, इससे बहुत ही कमजोर होगा। एक बार जब देश के अंदर चुनाव होंगे तो हम सरकारों को फीडबैक नहीं कर पाएंगे, ना सरकारें हमारी सुनेंगी, है ना। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी होगी, बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा, इससे फीडबैक सिस्टम कमजोर होगा। और ये फीडबैक सिस्टम जब कमजोर होगा, जब सरकार लोगों की बात को नहीं सुनेगी, तब असल मायने में हम कहें कि, और पता है कि लोगों को लोग हटा भी नहीं सकते सरकार, जिस सरकार को आपने चुन लिया मतलब चुन लिया। तो ऐसे में तानाशाही की प्रवृत्तियां जो है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती, ऐसी संभावना है। क्योंकि सरकार को डर नहीं होगा, उनको पता है कि हम चुन लिए गए, आप किसी भी कंडीशन पे हम हटाए नहीं जा सकते,
है ना, अब कोई व्यवस्था नहीं है हमें हटाने की, तो ऐसे में डिक्टेटरशिप जैसी चीज आ सकती है। अभी तो उनको पता होता है कि भाई अगले साल है जो राज्य में चुनाव आ रहा है, इस राज्य में चुनाव आ रहा है, उस राज्य में चुनाव आ रहा है। जब राज्यों में काम करना होता है, काम करते हैं, तो उनको पता है कि केंद्र में चुनाव आ रहा है, केंद्र सरकार में अपना प्रधानमंत्री चाहिए, तो वो राज्य स्तर पे भी बहुत बढ़िया काम करती हुई दिखाई देती है। तो राज्य सरकार केंद्र के लिए काम करती हुई दिखाई देती है, केंद्र सरकार राज्यों के लिए काम करती हुई दिखाई देती है, कम से कम खुद की पार्टी के लिए। तो ऐसे में एक चेक एंड बैलेंस बना रहता है ना। तो इससे देखिए फीडबैक सिस्टम कमजोर होगा और तानाशाही की एक संभावना होगी, ऐसा कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और एक जेन्युइन चीज भी है। और फिर तीसरा जो चैलेंज है कि संविधान संशोधन होगा इसमें, तो क्या संभव है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ लाकर संविधान के संशोधन को किया जा सके? एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में हमें विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन से जो कराना है वो किस प्रकार संभव हो पाएगा। तो ये एक अपने आप में एक चैलेंज दिखाई देता है। समाधान देखते हैं, निष्कर्ष की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद निष्कर्ष का क्या हो सकता है? तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे इसके महत्व हैं, वो बहुत शानदार हैं, पर चुनौतियां हैं, उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहला अगर मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्षमता एवं चुनाव सामग्री संबंधी सुरक्षित अवसंरचना का विकास हो, है ना। पहली चीज जो मुझे लगती है कि इलेक्शन कमीशन की क्षमता को बढ़ाएं और चुनाव संबंधी सामग्री है उसकी सुरक्षित अवसंरचना का विकास किया जाए, ताकि जो वोट पड़े हैं, जो मशीनें जमा हो रही हैं, क्योंकि अभी एक चैलेंज ये है इलेक्शन कमीशन के पास कि उसके पास पहली बात तो मशीन की कमी है। मशीन तो वो कह रहा है बढ़ा लेगा, लेकिन उन मशीनों का भंडारण कहां करेगा, उनको सुरक्षित तरीके से कहां रखेगा ताकि उनको टेम्पर्ड ना किया जा सके। तो पहले हमें इस पर विजय पानी होगी, तब हम नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि हमें मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए तो प्रेरित करें ही, साथ में उनको बताएं कि देश में चुनाव हो रहा है, एक जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के लिए है, दूसरा जो राज्य सरकार या मुख्यमंत्री के लिए है, उन दोनों में अंतर है, और आप जो है अपने विवेक के अनुसार वोट कीजिएगा, है ना। राज्य के आधार पर केंद्र को नहीं, केंद्र के आधार पर राज्य को नहीं। इस तरीके की मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जो है लोगों को सूचनाएं पहुंचाएं, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर है अगला, हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि हमें कहीं ना कहीं यहां कोई ना कोई एक फीडबैक सिस्टम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मतलब मुझे लगता है नेसेसरी है ये फीडबैक सिस्टम लाना पड़ेगा, फीडबैक सिस्टम लाना पड़ेगा। फीडबैक सिस्टम नहीं आया तो सरकारें वाकई तानाशाह हो जाएंगी, तानाशाही की तरह काम करेंगी। तो कहीं ना कहीं हमें फीडबैक सिस्टम लाना पड़ेगा। और फीडबैक सिस्टम कैसे लाया जा सकता है? फीडबैक सिस्टम या तो राइट टू रिकॉल जैसी कोई चीज रख दें, हम राइट टू रिकॉल जैसी चीज रख दें कि 5 सालों के लिए आपको चुना जरूर था, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा बेस तैयार हो जिसके आधार पर हम उस सरकार को लोग, मतलब हम भारत के लोग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हम भारत के लोग, शक्ति किसमें, हम भारत के लोगों में। तो जब हम चाहें उस सरकार को गिरा सकें जो हमारे फेवर में या हमारे देश के हित में काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो हम उसको फीडबैक कर सकें और राइट टू रिकॉल के माध्यम से उसको गिराने की हमारे पास शक्ति हो, हमारे पास मतलब जनता के पास शक्ति हो, तब हम कहेंगे कि ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये लोकतंत्र के समर्थन में जो है वन नेशन वन इलेक्शन काम करेगा। नहीं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है ना। और इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे अगर इन कमियों को पूरा किया जाता है तो आर्थिक और सामाजिक विकास बढ़ेगा देश के अंदर, निश्चित तौर पर बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनडाउटली हम कह सकते हैं कि अगर ऐसी व्यवस्थाओं को लाया जाता है, इन कमियों को दूर किया जाता है, तो निश्चित तौर पर देश के अंदर इसके माध्यम से वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से हम एक बेहतर भारत जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जिसकी हमने जो विजन रख रखा है 2047 तक भारत को जो है विकसित भारत के रूप में डेवलप करने का, उसको हम पूरा करते हुए दिखाई दें, है ना। तो निश्चित तौर पे आपने यहां से कुछ लाभ लिया होगा। बाकी जैसे ही इसका ड्राफ्ट तैयार होता है तो ड्राफ्ट में प्रॉपर तरीके से चीजें लिखी होंगी, उसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी ये मोटा मोटी जो है
वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो सकता है और आपको इसको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।